10 मार्च 1998 डेरा बुद्धे वाले में होने वाली ये जुल्म और बर्बरियत के मुताबिक अभी इस जगह पे भी 30 बंदे मरने थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो 22 बंदे, चलो कुछ की जिंदगी अल्लाह ने बचाई, तो 22 बंदे एक जगह पे इसने वो कत्ल किया था, जिसका नाम है हाफिज जियाउल्लाह विरक। ये छन्नी विरका जिला गुजरांवाला का रिहायशी है। मुजरिम इश्तियारी था, पूरे इलाके में इसकी दहशत थी। दहशत की अलामत हाफिज जिया। अजला में ये पुलिस को मतलूब था, क्योंकि ये वारदातें एक जगह पे नहीं करता था, ये वारदातें हर अजला में करता था। इसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल था, खानदानी क्रिमिनल था, क्योंकि इसका बाप, दादा, भाई, चचाजाद भाई सब लोग इसके गैंग में शामिल थे और ये एक बहुत मुनज़्ज़म गैंग समझा जाता था। नाजरीन, चूंकि बात हुई है छन्नी विरका की, तो मैं आपको बताता चलूं कि छन्नी विरका सिर्फ पाकिस्तान में जाना पहचाना नहीं जाता था। छन्नी विरका जिसमें कत्ल, अगवा, डकैती और अगवा बराए तावान और लड़कियों को अगवा करना, ये तमाम जराइम छन्नी विरका में बसने वाले लोगों के कारनामा हायत थे और इनका चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, इवन के बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी इसको बताया गया कि छन्नी विरका एक पाकिस्तान में ऐसा गांव है कि जिसमें अगर कोई कार्रवाई होती है, जिसमें अगर कोई मर्डर होता है, अगर कोई अगवा बराए तावान का केस आता है, तो उसके लिए छन्नी विरका पर रेड करने के लिए किसी एक आध थाने की पुलिस जो है वो नहीं जाती। उसके लिए पूरे अजला की पुलिस को इतला देनी पड़ती है, उनको साथ मिलाना पड़ता है और 1 या 2 अजला की पुलिस मिलकर उस गांव पर रेड करती है। और रेड करने के बाद यह भी जरूरी नहीं है कि वो कामयाब होते हैं। बाज़ दफा तो ऐसा भी देखा गया है कि वहां से पुलिस को भागना भी पड़ा है, पुलिस को अपने जवानों की लाशें भी उठानी पड़ी हैं। नाजरीन, हाफिज जियाउल्लाह विरक के गैंग की तादाद तकरीबन 40 के करीब थी, जिसमें कराची के लोग थे, इलाका गैर के लोग थे और इस गैंग में उस छन्नी विरका के भी लोग शामिल थे। नाज़रीन, चूंकि इन सबको मालूम था कि छन्नी विरका एक ऐसा गांव है, उनके लिए एक जन्नत नज़ीर है, उनके लिए एक महफूज रहने की जगह है, जहां पे पुलिस अक्सर तो रेड करती नहीं है, अगर करती भी है तो पुलिस को नाकामी होती है। तो ये जितने बड़े बड़े गैंगस्टर थे जो जियाउल्लाह विरक के गैंग में शामिल थे, ये वहां पे इकट्ठे होते, वहीं पे प्लानिंग करते, वहीं से मुख्तलिफ इलाकों में जाते, वहां पे वो अपना वारदात करते, वारदात करने के बाद वापस आकर वहां पे छुप जाते। नाज़रीन, आज तक हम सुनते आए हैं कि जहां पे भी कभी कोई वारदात हुई, कोई बंदा उठाया गया, किसी को अगवा किया गया, तो लोग जो अगवा करने वाले होते थे वो उस बंदे को उठाकर इलाका गैर में ले जाते थे। लेकिन जियाउल्लाह विरक एक ऐसा नाम था, वो जिसको भी उठाता, उठा के छन्नी विरका ले जाता और छन्नी विरका जाकर उनके लवाहिकीन को कहता कि अगर आपको ये बंदा चाहिए तो मुझे इतनी रकम छन्नी विरका में पहुंचाओ, नहीं अगर वो नहीं पहुंचाते तो उसको मारकर उसकी लाश वहां पे फेंक देता। नाजरीन, ये छन्नी विरका एक किस्म का इलाका गैर बना हुआ था। नाजरीन, छन्नी विरका जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, किसी की हुकूमत नहीं चलती थी। अगर हुकूमत वहां पे चलती थी तो सिर्फ और सिर्फ जियाउल्लाह विरक की चलती थी। जो वो कहता था वही कुछ वहां पे होता था। अक्सर पुलिस ने वहां पे रेड भी किया, लेकिन पुलिस को वहां पे नाकामी हुई कि इसने सबसे पहले अगवा बराए तावान किया, उस पे इसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद फिर यह सिलसिला चलना शुरू हो गया और इसने गैंग बनाया। उस गैंग में बहुत से लोग शामिल होना शुरू हो गए, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज किया, कराची से, इलाका गैर से और बहुत से अजला से जितने भी गैंगस्टर थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसके गैंग में शामिल होना शुरू हो गया। नाजरीन, इसने वारदातों का पै दर पै सिलसिला शुरू कर दिया। इस पे 600 के करीब पूरे पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज हुए, 600 के करीब मुकदमात, जिसमें कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल विद मर्डर, लड़कियों का अगवा और बहुत से ऐसे जराइम जिनको सुनकर इंसान वैसे ही कांप जाता है, वो सारे जराइम इसकी लिस्ट में शामिल थे। नाजरीन, इसको गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान में
बहुत सी टीमें बनी। पुलिस ने बहुत से रेड्स किए, मुख्तलिफ इलाके के मुख्तलिफ अजला की टीमें इसके पीछे थी, क्योंकि जिस जिले में ये वारदात करता था जाहिर मुकदमा वहां पे दर्ज होता था और वहां की पुलिस इसको पकड़ने के लिए हमेशा कोशिश करती थी और वो हमेशा ही नाकाम रहती थी। नाज़रीन, 3 दफा ये पकड़ा भी गया। पुलिस की हिरासत से इसके गैंग के लोगों ने इसे छुड़ाया और ये वापस अपनी हुकूमत यानी कि छन्नी विरका में फिर से आबाद हो जाता। नाज़रीन, जैसे ही हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक का नाम कत्ल की दुनिया में एक लेवल पर पहुंचता है, दुनिया को पता चलता है कि हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक एक बहुत बड़ा कातिल है, तो बहुत से लोग जिनके दुश्मन उनके सर पर चढ़े होते थे और वो चाहते थे कि हम इस दुश्मन से छुटकारा हासिल करें, तो उन्होंने हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक के पास पहुंचना शुरू कर दिया और हाफिज ज़ियाउल्लाह को एक बहुत भारी अमाउंट देकर अपने दुश्मनों को मरवाना शुरू कर दिया। इस तरह हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक एक उजरती कातिल के तौर पर मशहूर हो गया और लोगों से पैसे लेकर लोगों के दुश्मनों को मारता और उनकी लाशें वहां पे लाकर फेंक देता और बहुत से पैसे वसूल करता। बहुत से इलाकों में इसका एक उजरती कातिल के तौर पर नाम मशहूर हो गया। एक बात और नाज़रीन, ये अक्सर कहता था कि अगर खुदा ना खास्ता मैं पकड़ा जाता हूं और मैं थाने चला जाता हूं आपके साथ, तो फिर ये याद रखना आप भी महफूज नहीं रहेंगे और मैं भी वहां पे नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैंने तो वहां से चले जाना, लेकिन आपका थाना मैं वहां से उड़ा के ही जाऊंगा, आपके पुलिस के जवानों को मैं मार के ही वहां से जाऊंगा और आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक ने पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े दुश्मनदारों के बंदे पैसे लेकर मारे, जिसमें बहुत सी वारदातें की। कचहरी में लोग जा रहे होते उनको मार देता और तावान लेके लोग जो छुड़ाने आ रहे होते उनको मार देता। बहुत सी ऐसी वारदातें इसने पूरे पाकिस्तान में यकदम ऊपर नीचे की कि इसका नाम निकलकर सामने अगर हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक मशहूर हो गया। पूरी पुलिस, पूरे इलाके की पुलिस, पूरे पंजाब की पुलिस और पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो उसकी जबान पर एक ही नाम था, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक की कुछ वारदातें बहुत मशहूर हुई। कराची में इसने 5 लोगों को कत्ल किया दुश्मनी की जद में, और फैसलाबाद में इसने तावान लेके एक दुश्मनदार के 4 बंदे मार दिए। इसी तरह लाहौर में इसने 3 लोगों को मारा, नारोवाल में इसने 6 लोगों को मारा। जब इतने लोगों को इसने मारा, ये 5-6 वारदातें ऊपर नीचे इसने की, इस वजह से हाफिज ज़ियाउल्लाह का नाम पुलिस की लिस्ट में सरे अव्वल पे आ गया और पुलिस हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक जो पुलिस के लिए एक सरदर्द बन चुका था और पुलिस हमेशा कोशिश थी कि वो उसको गिरफ्तार करे। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक का नाम पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। पुलिस हाफिज ज़ियाउल्लाह के पीछे होती, हाफिज ज़ियाउल्लाह अपने वारदातों में आगे होता। इसने बहुत से मकामात पर वारदातें की, जिसमें कराची, लाहौर, सियालकोट, पिशावर, रावलपिंडी में बहुत से पुलिस मुकाबले हुए। चूंकि पुलिस इसके पीछे होती थी, जब भी ये वारदात करके निकलता तो पुलिस इस पर रेड करती और पुलिस मुकाबला होता। ये मुख्तलिफ पूरे पंजाब में तकरीबन को 10 से 12 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें ये अक्सर पुलिस को जख्मी करके वहां से फरार हो जाता। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक की जुल्म की दास्तानें सुनते हुए पंजाब का एक बहुत बड़ा दुश्मनदार अख्तर अली जग्गा, जब उसे पता चलता है कि हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक मौत का एक दूसरा नाम है, तो वो हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक के पास पहुंचता है। नाज़रीन, उसके साथ वो एक ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए पहुंचता है जो एक जुल्म बर्बरियत की एक नई तारीख रकम करता है। 10 मार्च 1998 डेरा बुद्धे वाले में होने वाली ये जुल्म बर्बरियत एक दफा फिर सरजमीन पंजाब पर बर्पा होने वाली थी। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें खून की नदियां बहने वाली थी। नाज़रीन, एक ऐसा वाकया जो ना भूलने वाला वाकया था, वो रोनमा होने वाला था। नाज़रीन, जैसे ही अख्तर हुसैन जग्गा इसके पास पहुंचता है और इसको बताता है
کہ میرا ایک دشمن ہے جس کا نام محمد اکبر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو مرواؤں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کو مروانا چاہتا ہوں تو اس کے تعداد، اس کے خاندان کی تعداد ایک جگہ پہ 3، 4 یا 5 سے زیادہ اکٹھی نہیں ہوتی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے خاندان کو جب میں مرواؤں تو ان کی تعداد تقریباً 20 سے 30 لوگ ہوں. اور وہ ایسا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، اس کو ایک بھاری رقم دیتا ہے، اور جو حافظ ضیاء اللہ ورک اختر علی جگہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس پہ وہ عمل کرنے جا رہا ہے. ناظرین، آپ کی روح کانپ جائے گی یہ واقعہ سنتے ہوئے کہ اختر علی جگہ کے کہنے پر حافظ ضیاء اللہ ورک نے یہ جو کام کیا یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. ناظرین، اختر حسین جگہ حافظ ضیاء اللہ ورک کو کہتا ہے کہ میرے خوابوں کی تعبیر پوری ہونے والی ہے. میرے دشمن محمد اکبر کی شادی ہے اور اس شادی میں آپ اس کے پورے خاندان کو ذبح کرو گے. لیکن وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ طے پاتا ہے کہ جب اس کی بارات جائے گی تو اس کی بارات میں موجود جتنے لوگ ہوں گے آپ یہ ظلم و بربریت کی داستان وہاں پہ لکھو گے. وہاں پہ یقیناً بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے. ناظرین، اختر حسین جگہ اور ضیاء اللہ ورک اس ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں جس کی کروڑوں روپے ضیاء اللہ ورک وصول کرتا ہے. ناظرین، کیا منظر ہوگا وہاں پہ کہ جب دلہا اپنے نکاح نامے پہ دستخط کر رہا ہوگا، وہاں پہ یہ موت کا فرشتہ اس ایگریمنٹ پر دستخط کر رہا ہوگا. ناظرین، حافظ ضیاء اللہ ورک بہت بڑا پلانر تھا. وہ ان کو مارنے کے لیے پلان کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، 4 ٹیمیں بناتا ہے. ایک ٹیم وہ ہوتی ہے جو جہاں پہ بارات پہنچی تھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے ہوتی ہے. ایک اور ٹیم ہوتی ہے جو ان کی بیک پہ ہوتی ہے. ایک اور ٹیم ہوتی ہے جو راستے میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے واردات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اور ایک اور ٹیم ہوتی ہے جس کی نظر پولیس پہ ہوتی ہے اور جو پولیس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھی ہوتی ہے اور ان کو بر وقت اطلاع دے رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہے. ناظرین، چوتھی ٹیم جو پولیس پر نظر رکھے ہوتی ہے اور پولیس کی ہر ایکٹیویٹی وہ ضیاء اللہ ورک کو بتا رہی ہوتی ہے اور جو جگہ انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اس کے ارد گرد وہ چوتھی ٹیم اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ قیامت صغریٰ برپا کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ ایک تاریخ رقم کرنی ہوتی ہے اور جہاں پہ ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنی ہوتی ہے. ناظرین، اب میں شروع کرنے والا ہوں وہ داستان جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی. ناظرین، محمد اکبر جس کی آج شادی تھی، اس کی بارات دلہن کو لے کر چلتی ہے. اس کی ماں کتنی خوش ہوگی، کتنے ارمان تھے اس کے کہ اس کا بیٹا جب سیرا باندھے گا تو اسے کتنی خوشی ہوگی. اس کی بہنیں کتنی خوش ہوں گی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب کتنے خوش تھے. لیکن جیسے بارات چلتی ہے اس کی مقتل گاہ جہاں پہ ان بے گناہ لوگوں کا خون بہنا تھا وہاں پہ یہ اسرائیل نما انسان حافظ ضیاء اللہ ورک موجود ہوتا ہے. جیسے ہی یہ فلائنگ کوچ وہاں پہ اس علاقے میں پہنچتی ہے تو حافظ ضیاء اللہ ورک کے جتنے گینگسٹر تھے، اس کے ساتھی تھے، وہ ان کا گھیرا تنگ کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ فلائنگ کوچ کو روک لیتے ہیں. جیسے ہی وہ فلائنگ کوچ کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک چیخ و پکار کا عالم تھا جس میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب رو رہے تھے. انہوں نے ہاتھ باندھے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمیں جانے دیں. لیکن یہ درندہ صفت انسان، اس کے دماغ میں تو کچھ اور تھا جو انہیں معلوم نہیں تھا. یہ تو اسرائیل بن کے آیا تھا ان کے لیے، یہ تو ان کو مارنا چاہتا تھا. انہوں نے بہت منتیں کی، بہت سماجتیں کی کہ ہمیں چھوڑ دو. لیکن اس
इजराइल नुमा इंसान ने फायर खोल दी, जिससे वहां पे इसने 14 लोगों को मार डाला। बाकी शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो हॉस्पिटल जाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ ने हॉस्पिटल में जाकर जान दे दी। नाजरीन, कुल 24 अफराद जिनको इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने इब्रतनाक मौत दी। ये वो मौत थी जिसने हिलाकर रख दिया। मीडिया ने जब इसको लोगों तक पहुंचाया तो लोग लर्ज़ाखेज हो गए। हुकूमत उस वक्त की एक्टिव हो गई। वजीर आला, चीफ जस्टिस, सब ने इनकी गिरफ्तारी के लिए, चीफ जस्टिस ने सुमोटो एक्शन ले लिया। वजीर आला ने टीमें बना दी कि ये हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को गिरफ्तार किया जाए, जिसने एक ही जगह पे 22 लोगों को ज़िबा कर दिया। नाज़रीन, इस मक्तल गाह में जो लोग बेदर्दाना मारे गए और जिनकी लाशें उस मक्तल गाह में जा बजा बिखर गई, उनमें सर फहरिस्त वो दुल्हा मोहम्मद अकबर, मोहम्मद असलम, मंजर हुसैन, तंजर हुसैन, मोहम्मद जमील, कुतुबुद्दीन और शहनाज बेगम, सकीना बेगम, तंजीला और बहुत से ऐसे लोग थे, जिनमें 14 लोग तो वो थे, मैं जिस तरह बताया आपको, जो मौके पर मारे गए और बाकी लोग रास्ते में मारे गए। 10 मार्च 1998 डेरा बुद्धे वाले में होने वाली ये जुल्म और बर्बरियत पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। नाजरीन, इस वाक़े के बाद बहुत से दुश्मनदार लोग इस लिहाज से भी डरना शुरू कर देते हैं, जो उसे जानते होते हैं या जो उसे नहीं भी जानते, कि कल ये हमारे दुश्मनदार से, हमारे दुश्मन से पैसे लेकर हमारे खानदान, हमारे बीवी बच्चों और हमारी फैमिली को भी मार सकता है। नाज़रीन, ये जुल्म बर्बरियत की दास्तान जिसमें 22 बेगुनाह लोग मारे गए, जब इसकी इत्तला लोगों तक बजरिया मीडिया, अखबारात और चैनल के जरिए पहुंचती है तो नाज़रीन, लोग सनसनी में आ जाते हैं। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर आला इस बात का नोटिस लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमोटो एक्शन लेते हैं और इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाते हैं। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक इस वक्त तक 39 उजरती कत्ल कर चुका था और इसकी इस बर्बरियत को देखते हुए नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान हरकत में आती है और 50 लाख रुपए इसकी सर की कीमत मुंतखब करती है। नाज़रीन, जो भी पुलिस अफिसर, वजीर आजम पाकिस्तान ऐलान करते हैं कि जो भी पुलिस अफिसर इसको गिरफ्तार करेगा उसको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के चारों सूबों की पुलिस हरकत में आ जाती है। मुख्तलिफ टीमें बनाई जाती हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए। काफी जगहों पे वो रेड भी करते हैं। नाज़रीन, पुलिस इनको पकड़ने के लिए जगह जगह रेड करती है। हाफिज ज़ियाउल्लाह तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन इसके 4 साथी मुश्ताक, इम्तियाज, रजाक और मुर्तजा ये पकड़े जाते हैं। इन पे केस चलता है दहशतगर्दी की अदालत में। उस वक्त के जज मिर्जा रफी और मोहम्मद हुसैन, इन मुल्जमान को 14 दफा सजाए मौत सुनाते। नाज़रीन, छन्नी विरका चूंकि बिल्कुल ही करीब है थाना खानगा डोगरा के एरिए के, क्योंकि थाना खानगा डोगरा जिला शेखुपुरा में आता है और छन्नी विरका गुजरावाला में आता है और ये रोड शेखुपुरा से निकल के हाफजाबाद की तरफ जो जाता है, इस रोड पे वो मौजूद है और उसका बहुत सा एरिया थाना खानगा डोगरा में आता है, जहां से गुजर के उसने छन्नी विरका जाना होता है। इसलिए वहां पे एक बहुत ही मजबूत SHO की जरूरत थी जो कि उसे गिरफ्तार करता। IG पंजाब एक बहुत ही दलेर पुलिस अफिसर मोहम्मद अशरफ सब इंस्पेक्टर को SHO थाना खानगा डोगरा लगा। नाज़रीन, चौधरी शाहिद इकबाल को SSP शेखुपुरा लगाया जाता है। नाज़रीन, हाफजाबाद रोड के ऊपर कीले गांव के करीब 2 नहरें हैं
जो बड़ी मशहूर हैं, उनकी बहुत बड़े बड़े 2 पुल हैं। नाज़रीन, इन्फॉर्मर इतला देता है मोहम्मद अशरफ सब इंस्पेक्टर को कि ज़ियाउल्लाह विरक अपने साथियों समेत एक आदमी को अगवा करके ला रहा है। ये वहां पे नाकाबंदी करते हैं। का पुल है जहां पे एसएचओ खानगा डोगरा, उनके साथ 6 कांस्टेबलान थे जिनमें जुल्फकार डोगर भी शामिल था। इन्होंने यहां पे नाका लगाया हुआ था हाफिज ज़िया को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम था हाफिज ज़िया जहां से मर्जी वारदात करता है उसका रास्ता गांव में जाने के लिए यही है और यही रास्ता वो इस्तेमाल करता है। नाजरीन, हाफिज ज़िया को पकड़ने के लिए एसएचओ और उसके कांस्टेबलान यहां पे नाका लगाकर बैठे थे कि हाफिज ज़िया अपने इश्तिहारियों साथियों के साथ यहां पे आता है और आते ही जब देखता है कि आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, आते ही वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है डायरेक्ट पुलिस कांस्टेबलान और पुलिस के ऊपर। जब पुलिस पे फायरिंग होती है वो अपना बचाव करते हैं, पुलिस भी अपने दिफा के लिए फायरिंग करती है और ये 3-4 घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहता है। इनमें जुल्फकार अली कांस्टेबल जो कि बहुत दलेर होता है, वो ज़ियाउल्लाह विरक को ललकारता है कि अपनी गिरफ्तारी दे दो और इस पुलिस मुकाबले में चलती गोलियों में जुल्फकार अली आगे बढ़ता है। जुल्फकार डोगर जब देखता है कि एसएचओ जख्मी हो गया है और 2-3 कांस्टेबलान भी जख्मी हो गए हैं तो वो मूव करता है, क्रॉलिंग करते हुए आहिस्ता 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 हाफिज ज़िया और उसके साथियों के बिल्कुल नाजरीन करीब पहुंच जाता है। जब करीब पहुंचता है तो ललकार कर कहता है हाफिज ज़िया मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए तेरे पास आ गया हूं, मेरा नाम जुल्फकार डोगर है और मैंने तुम्हें गिरफ्तार करना है। नाजरीन, इसका एक बहुत जुमला मशहूर था ज़ियाउल्लाह विरक का कि मैं छन्नी में रहने वाला हूं, मेरे सामने जो भी आता है मैं उसे छन्नी कर देता हूं। ये उसे कहता है कि तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम लोगों को छन्नी कर दूंगा और फिर वही होता है। नाज़रीन, हाफिज ज़िया जब देखता है कि एक कांस्टेबल मेरे करीब आ गया, वो अपने इश्तिहारियों को साथ मिलाकर उसका घेरा तंग करता है और उसको पकड़ लेता है। नाज़रीन, जैसे ही जुल्फकार डोगर पकड़ा जाता है उसको नाज़रीन ये वो जगह है जहां पे उसको ले आते हैं, यहां लाके उसको जमीन पर लिटाया जाता है, उसको जिंदा लिटाकर उसके सीने पे एक दहशत का बाब लिखा जाता है। नाजरीन, एक मर्द मुजाहिद के सीने पे दहशत का एक नया बाब लिखा जाता है और उसे 100 गोलियां मार के उसके सीने को छलनी कर दिया जाता है। ये दलेर पुलिस अफसर जुल्फकार अली अपनी जान की बाजी हार जाता है, लेकिन दलेरी की एक तारीख रकम कर जाता है और लोगों को बता देता है कि अपने मुल्क को कौम की हिफाजत करने के लिए ये जान इसी तरह नजराने के तौर पर पेश करना हमारा फर्ज है। नाजरीन, जहां पे इस शहीद का खून गिरा वहां पे जुल्फकार अली डोगर का नाम हमेशा जिंदा रखने के लिए आईजी साहब एक चेक पोस्ट बनाने का हुक्म देते हैं और वहां पे एक चेक पोस्ट बनाई जाती है जो अब भी मौजूद है, जो हर आने वाले को याद दिलाती है जुल्फकार अली डोगर की। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक के लिए जुल्फकार अली डोगर शहीद को मारना यह कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी बहुत सी जगह पे उसने बहुत से पुलिस अफसरान को शहीद किया और पुलिस अफसरान के ऊपर इसका खौफ और बढ़ गया जब उन्होंने ये सुना कि इतने बड़े पुलिस मुकाबले में जुल्फकार अली शहीद को उसने शहीद किया है और पुलिस ने जा बजा उसकी गिरफ्तारी के लिए नाके लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान जब इसकी वारदातों का सिलसिला और ज्यादा बढ़ने लगा तो आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को, जो कि उस वक्त थाना नारंग मंडी में एसएचओ थे, वहां से ट्रांसफर करके उन्हें थाना खानगा डोगरा का एसएचओ लगा दिया गया ताकि वो हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को गिरफ्तार कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक जो मुजरम इश्तिहारी था, उसने ये ताज़ा वक़ुआ किया था, हमारा कांस्टेबल जो है जुल्फकार को शहीद किया था। तो ये वक़ुआ हुआ था खानगा डोगरा के इलाके में, थाना खानगा डोगरा, जहाँ पे मुझे लगाया गया अभी। तो अफसरान ने भी ब्रीफ किया, इस इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए मुझे थाना आया तो अपना वर्क काम जो भी उसका रिकॉर्ड देखा
पहले तो मैं उस शहीद की कब्र पे गया, फातिहा पढ़ा, दुआ की, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। फिर उनके घर गया, बल्कि उसके वालिदैन से दुआ ली कि अफसरान ने मुझे एक मिशन पे भेजा है, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। तो मैंने उस पे फिर वर्क शुरू किया, अपनी टीम को साथ मिलाया। इश्तारी तो ये बहुत बड़ा था, पूरे मुल्क का इश्तारी था वो, उस हिसाब से ही हमने उसकी सारा लायामल इख्तियार किया। नाज़रीन, इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक की गिरफ्तारी को चैलेंज समझते हुए एक टीम तश्कील दी, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे, और उन्होंने अपनी वो हिकमत अमली उन्हें बताई जिससे उसकी गिरफ्तारी मुमकिन थी। मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेड की उसके लिए, जहाँ जहाँ उसकी इतला मिलती थी हमारी फायरिंग हुई, मुकाबले हुए। सही। तो उन मुकाबलों में वो उस टाइम तो वो भाग जाता रहा, तो बल्कि उससे भी पता चल गया था कि मैं आ गया हूँ वहाँ पे, मेरा थाना और उसका छन्नी विरकाना वो बाउंड्री पे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जैसे ही हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को यह पता चलता है कि मुख्तलिफ टीमों के साथ साथ इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को भी तैनात कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसने भी अपनी वारदातों का सिलसिला और बढ़ा दिया, जिसमें कत्ल व गारत और पुलिस पर फायरिंग और अगवा बराए तावान था। तो उसने अपनी इमदाद के लिए इलाका गैर, उसके बहुत ज़्यादा तलाकात थे, जो मुझे जो रिकॉर्ड बताता था या लोग या इन्फॉर्मर में बताते थे कि इलाका गैर से उसने काफ़ी लोग जो पेशदारी वहाँ के थे, इसमें पठान, वो बुला लिए थे। तो उनके साथ ही वो वेपन्स, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी। तो जब हमने वो रेड्स वगैरह किए तो उन्होंने उनका इस्तेमाल भी किया, हमने जवाबी फायरिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक जो मुजरम इश्तारी था, उसने ये ताज़ा वक़ुआ किया था, हमारा कांस्टेबल जो है जुल्फ़कार को शहीद किया था। तो ये वक़ुआ हुआ था खान का डोगरा के इलाके में, थाना खान का डोगरा, जहाँ पे मुझे लगाया गया अभी। तो अफसरान ने भी ब्रीफ किया, इस इश्तारी की गिरफ्तारी के लिए मुझे थाना आया। तो अपना वर्क काम जो भी उसका रिकॉर्ड देखा, पहले तो मैं उस शहीद की कब्र पे गया, फातिहा पढ़ा, दुआ की, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। फिर उनके घर गया, बल्कि उसके वालिदैन से दुआ ली कि अफसरान ने मुझे एक मिशन पे भेजा है, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। तो मैंने उस पे फिर वर्क शुरू किया, अपनी टीम को साथ मिलाया। इश्तारी तो ये बहुत बड़ा था, पूरे मुल्क का इश्तारी था वो, उस हिसाब से ही हमने उसकी सारा लायामल इख्तियार किया। मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेड की उसके लिए, जहाँ जहाँ उसकी इतला मिलती थी हमारी फायरिंग हुई, मुकाबले हुए। सही। तो उन मुकाबलों में वो उस टाइम तो वो भाग जाता रहा, तो बल्कि उससे भी पता चल गया था कि मैं आ गया हूँ वहाँ पे, मेरा थाना और उसका छन्नी विरकाना वो बाउंड्री पे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जैसे ही हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को यह पता चलता है कि मुख्तलिफ टीमों के साथ साथ इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को भी तैनात कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसने भी अपनी वारदातों का सिलसिला और बढ़ा दिया, जिसमें कत्ल व गारत और पुलिस पर फायरिंग और अगवा बराए तावान था। तो उसने अपनी इमदाद के लिए इलाका गैर, उसके बहुत ज़्यादा तलाकात थे, जो मुझे जो रिकॉर्ड बताता था या लोग या इन्फॉर्मर में बताते थे कि इलाका गैर से उसने काफ़ी लोग जो पेशदारी वहाँ के थे, इसमें पठान, वो बुला लिए थे। तो उनके साथ ही वो वेपन्स, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी। तो जब हमने वो रेड्स वगैरह किए तो उन्होंने उनका इस्तेमाल भी किया, हमने जवाबी फायरिंग की। जब मुझे पता चला ना कि इलाका गैर से उसने इश्तारी मंगवा लिया, तो मैंने अपने अफसरान को बतलाया, तो उन्होंने भी मेरी फिर इमदाद के लिए लीड फोर्स, बल्कि 4 गाड़ियां उन्होंने मुझे मुकम्मल 24 घंटे के लिए दे दी थी। सही।
और वो मेरे पास थाने ही रहती थी जहाँ मैंने रेड करना होता था। और ख़ास तौर पे हमें यह ख़तरा भी था कि थाने पे भी वो कोई, क्योंकि वो पहले भी इस किस्म की वो धमकियाँ दे चुका था, थाने हम पे हमला कर सकता है। तो थाने की हिफाजत के लिए भी बड़ी ज़रूरत थी, तो उसकी हिफाजत के लिए भी, बाकी जो नफरी उसकी भी हिफाजत के लिए हमने वो यानी कि लीड फोर्स हर टाइम थाने के पास ही रहती, जिस टाइम हमने रेड करना होता था वहाँ लेके जाते। सही। तो नफरी आई थी मेरे इमदाद के लिए। इसकी गिरफ्तारी के लिए मैं मुख्तलिफ जगहों पर रेड तो कर रहा था और इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल रही थी और इसी ऊपर मुकाबले भी हो रहे थे। तो ये था एक डेट 1 अगस्त 2004। तो उस डेट को मुझे एक इन्फॉर्मर बतलाया कि एक शोरूम का मालिक है, वो भी दुश्मनदार है, तो उसके मुखालिफ ने उसको कत्ल करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया। तो इसने उसको आज उठाया और बल्कि उसके साथ 2-3 और बंदे भी थे शोरूम वाले के साथ। उन 4 बंदों को उठा के वो ला रहा है और इन्होंने कत्ल करना है। और वो गुजरना उस एक वही जो पुल है किले से आगे, ये छन्नी विरका के नजदीक ही वो पुल है, वहां से उसने गुजरना। तो वहां मैंने अपनी टीम ली, बना जो एलीट फोर्स वगैरह नफरी ली, तो हमने इसके लिए वहां पे बैठ के मैंने अपनी टीम को सारा ब्रीफ किया। तो उसके साथी भी सारे तजर्बेकार शूटर किस्म के उसके साथ सारे थे। तो जब हमारा मुकाबला शुरू हुआ, चौधरी शाह इकबाल साहब थे, माशाल्लाह वो भी बहुत दिलेर और समझदार अफसर थे हमारे। तो मैंने सारा उन्हें बताया कि हमारा मुकाबला शुरू हो गया, तो उन्होंने मेरी इमदाद के लिए भी नफरी भेजी। सही। लेकिन ये तो हम पे फायरिंग कर रहे थे, हर तरफ से हम पे फायरिंग हो रही थी, चारों तरफ से ये हमारे फायर कर रहे थे, तो हम भी जवाब दे रहे थे। इसी दौरान इसके कुछ साथी जख्मी हो गए। तो जख्मी होने जब जख्मी हुए तो उनको उठा के साथ कमाद था, और कमाद बहुत ज्यादा खेत थे और तकरीबन 7-8 फुट ऊंचा भी होगा। तो ये उन जख्मियों को उठा के कमाद में लेके चले जाते। ये भी उसमें यानी कि कमाद में चला जाता है। सही। और अपना एक हिसाब से उन्होंने अपने आप को कवर कर लेते हैं कमाद में। तो हम ओपन जगह पे थे, फायरिंग को अंदर से हम पे कर रहे थे, हम भी फायरिंग का जवाब दे रहे थे। कुछ इस तरह था कि हम बाहर से फायरिंग कर रहे थे, वो कमाद से हम पे फायरिंग कर रहे थे। मीडिया भी इस यानी कि जब उन्हें पता चल गया कि मुकाबला शुरू हो गया, तो मीडिया की वो जो गाड़ियां होती हैं लाइव दिखाती हैं जो, सही, वो कैमरों के साथ सारे पहुंच गए। सही। और बल्कि लाहौर से भी आ गए थे, वहां से भी चल पड़ी गाड़ियां। तो ये जो फायरिंग या मकला हमारा मुकाबला शुरू होता है, शायद टाइम था 4-5 बजे का। तो ऊपर से शाम हो रही थी, ये कमाद में घुस गया था। तो अब ये हमें बड़ा एक ये भी था कि कमाद में अगर रात हो जाती है तो एक तो ये हमारा पुलिस का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, जख्मी कर सकता है, यानी कि शहीद भी हो सकते हैं, बिल्कुल, और ये भाग भी सकता है। वो सारी चीजें देखते हुए हम कोशिश कर रहे थे कि ये पकड़ा जाए। फिर एक और मसला मेरे लिए बड़ा वहां पे अजीब हुआ था कि ये जगह वही थी जहां पे वो कांस्टेबल मेरा जो हमारा जिसकी वजह से मुझे लगाया गया था, जुल्फकार डोगर शहीद। सही। तो वो इसी जगह पे इसने उसको शहीद किया था। अच्छा। हाँ। तो जब मीडिया में ये बात गई और अब बाकी लोग भी जो सुन रहे थे, तो मुझे यानी कि फोन पे भी बता रहे थे लोग, तो वो ये समझ रहे थे कि रियाज अब्बास ने ये किसी को पकड़ लिया हुआ है और यहाँ पे लाके ये मार रहा है, यानी कि ये फेक इनकाउंटर। लेकिन हमारा तो वो जनरल पुलिस मुकाबला था, हमने अपनी जान पे बनी हुई थी, हम जान पे हाथ यानी कि वो कहते हैं कि हथेली पे रख के हम जान लड़ रहे थे। क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो ये इतनी यानी कि खतरनाक सिचुएशन मेरे लिए डबल हो गई थी कि एक तो हम उसका मुकाबला कर रहे थे, ऊपर ये जवाब दे रहे थे कि ये जी फेक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेक तो था ही नहीं, मीडिया ऊपर आ गया, वो सारे यानी कि रिकॉर्डिंग डायरेक्ट दिखा रहे थे, दोनों चीजों को कवर कर, दोनों चीजें करना पड़े। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला हमारा चलता रहा। फिर उसके बाद
जैसा कि मैंने बताया कि मेरे अफसरान भी आ गए मौके पे, तो वो भी ब्रीफ करते रहे। तो मेरा ख्याल जो भी देख रहे थे कि वो तो पहले तो यही कहते थे कि ये फैसला ना ही करूं, वो था कि कमाद में दाखिल होना। कमाद में दाखिल होना इस तरह था कि वो आगे तो सामने उनके पास हैंड ग्रेनेड भी, रॉकेट लॉन्चर भी, और वो देख भी रहे थे। सही। तो हमने तो ब्लाइंड जाना था। बड़ा एक फैसला करना था कि अगर ना करते तो वो भाग जाते। वाकई वो शाम भी हो रही थी। तो फिर यही फैसला किया कि हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेते हैं, और बल्कि अल्लाह से मदद मांगी। बिल्कुल। अपने साथियों जो भी मेरे साथ थे, मैंने मजीद ब्रीफ किया कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं कि हमने एंट्री करनी। फिर हमने अपने तरीके से एक प्लान करके कि उस हिसाब से हमने एंट्री की। फिर कमाद में दाखिल हुए, उनका फायरिंग का जवाब दिया, उनसे जितनी मुमकिन हो सकती थी हाफिज और उनके साथियों ने हमने फायरिंग की। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो हमने दुआ शुआ की हुई थी, उस फायरिंग में काफी देर वो चलती रही। डर वाली बात कोई नहीं होती। तो वैसे भी है कि अगर ये वो उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। जब हम इंटर हो गए तो फायरिंग तो मैंने पहले बताया कि हमारी बहुत ज्यादा शदीद हो रही थी, दोनों तरफ से हो रही थी। तो कैमरे भी तकरीबन लाइव दिखा रहे थे। तो इस फायरिंग में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और हाफिज या जो कि एक अरसा से मुजरिम इश्तारी था, और पुलिस के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए सर्द दर था वो, तो वो पकड़ा गया। उसके साथ काफी फिर हमें असला मिला, जो उसके पास वेपन्स थे वो मिले। उसके साथ ही फायरिंग करते हुए भाग गए, पर अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी कि इसको हमने पकड़ लिया। बल्कि जब पकड़ लिया ना हमने, तो पकड़ के हम कमाद से बाहर लाए। तो था तो वो जिंदा ही। तो सब अखबारी जो भी जितने अखबार वाले थे, मीडिया वाले थे, हाँ मीडिया वाले कैमरे लेके आ गए और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उन्होंने। तो कई उसके जराइम को तो सारा जानते थे कि इसने क्या क्या जराइम, खास तौर पे वो जो 22-23 इसने वो एक बारात वाले मारे हुए थे, कत्ल किए हुए थे। तो वो भी बल्कि उन्होंने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि तूने वो किया था। वो उसने ऑन कैमरा ही वो माना कि मैंने वो बिल्कुल वकूआ किया था। सही। मैंने वो मारे थे, मैंने पैसे लेकर मारे थे, वो उससे मुखालिफ से पैसे लिए थे कत्ल के। तो बाकी उसने काफी वो बल्कि जो हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ उसका भी बतलाया। बल्कि मैं यानी कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी। और एक चीज जो मैं कह रहा था कि हमारी वो सच थी, तो वो सच भी की। कि जो कह रहे थे कि ये फेक मुकाबला कर रहा है, वो हमारा जेन्युइन हुआ, और वो उन सब ने देखा। हाँ, वो वही प्रेस वाले ही बोल रहे थे कि बल्कि आपके वो शोबे वाले हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये अभी ये मरेगा और अभी आपको हम इतला देते हैं। तो ये इसने ये मारने के लिए इधर लेके आया, वो नहीं था बात। तो वो हमने लाइव पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया। सही। उसको कहता हिस्पी ज़ाब्ता हमारा होता है, वो गिरफ्तार किया। बिल्कुल। गिरफ्तार करने बाद थाने लाके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने सारी बातें बताई जो उसने इंकशाफ किया। वो एक अलग एक है 12 में उसके अल्लाह ताला ने एक अरसे से इश्तारी था, खास तौर पर हमारे कांस्टेबल का ये इश्तारी था, वो अल्लाह ताला ने मुझे मेहनत का समर दिया और मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए एक बड़ा मसला था कि ये ना पहले भी 2-3-4 जगहों से ना थानों में पकड़ा गया, फरार हो जाता था, इसके साथ ही फरार करा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो इस सिलसिले में फिर अफसरान ने मुझे भी कहा कि अब गिरफ्तार तो ये हो गया, लेकिन हमें खतरा है कि ये भाग ना जाए या इसके साथ ही हमला करके छुड़ा ना ले। तो उसके लिए हम बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके कर रहे थे, क्योंकि इसे अदालतों में पेश भी करना होता था। सही। तो अपने अफसरान की हिदायत के मुताबिक मैं रातों को थाने की नफरी भी इस तरह की लगाता था, अलर्ट हर टाइम 24 घंटे, यानी कि उनसे उसकी हिफाजत करते थे ताकि कोई इस तरह का कोई वकूआ ना हो कि वो उसके साथी इससे शम से छीन लग जाए। बाकी रहेगी इंटरोगेशन, वो तो चल रही थी। वो अपने इंकशाफ बता रहा था, तकरीबन उसने 39 मर्डर बतलाए थे, 39 कत्ल वो कर चुका था। बल्कि सर मुझे नहीं, वो मीडिया ने भी, यानी कि वहां पे जितने प्रेस वाले थे उन्होंने भी बताया था। सही। बल्कि ये और 100 के करीब उसने
वो पैसे लिए हुए थे जिनके दुश्मनों से, उस पे उसकी आगे वर्किंग चल रही थी, यानी कि कहीं घर देखे हुए थे, कहीं बंदे थोड़े मिल रहे थे मारने के लिए, इस तरह का। तो इसने मारने 100 थे। अच्छा 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 तो अच्छा पकड़ा गया 39 पे। हो हाँ, जिसमें हमारा कांस्टेबल भी शहीद है, इसलिए हमारे वहां पे पुलिस अफसर भी काफी शहीद किए हुए थे। लिहाजा इंटेरोगेशन चल रही थी, तफ्तीश, उसमें वो बता रहा था जो जो उसने जराइम किया हुआ है। तो ये नहीं है कि वो आम चोरों की तरह वो नहीं मार रहा था, कहता था मैंने किए हैं। अच्छा हाँ, तो वो मान रहा था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि उसकी हिफाजत हम बहुत कर रहे थे। हमारी मुतलका कोर्ट थी शेखुपुरा, वहां पे पेश भी करते थे तो पता भी नहीं चलता था कि कब ले गए हैं पेश कर, रिमांड ले आए हैं। अच्छा कोशिश करते कि साथियों को ना पता चले। और कोई रेड करने जाते थे या निशानदेही के लिए जाते थे तो फिर भी ऐसा यानी कि उसको इतना खुफिया रखते थे कि किसी को पता ना चले। हत्ता कि मैं अपने कई पुलिस अफसरान जो मेरे साथ थे, कांस्टेबल वगैरह दूसरे जिन पर मुझे शक था, उनको भी साथ में ले जाता था। बहुत मैं अपने भरोसे के यानी कि टीम को साथ रखता था। नफरी बहुत ज्यादा थी, वो तो कर रही थी। इसी दौरान एक शाम को मैसेज मिलता है कि सुबह मैंने इसको लाहौर हाई कोर्ट में इसको पेश करना है, और वो हुक्म था चीफ जस्टिस उस वक्त के ख्वाजा शरीफ साहब का। अच्छा, तो वो हुक्म पढ़ के फिर मैंने मजीद नफरी बल्कि मंगवाई। तो क्योंकि अब खानका डोगरा से शेखुपुरा क्रॉस करके हमने लाहौर आना था, तो सुबह पेश किया ख्वाजा साहब की अदालत में। ख्वाजा साहब ने उसका भी और मेरे भी और उसके तो वकील के सारे दलाइल वगैरह सुने, मौकफ सुना। तो मैंने बतलाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये दौरान इनकाउंटर ये पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मेरे पे ये किया था कि ये फेक इनकाउंटर मार देगा, तो ये मारे ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो इनकाउंटर में पकड़ा है हमने, तो अगर मारना तो मैं उस टाइम मार देता। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि यानी कि मैं नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं मारूंगा। तो उन्होंने उसके जो हुक्म दिया उसके मुताबिक फिर हम उसे लेके लाहौर हाई कोर्ट से वो चल पड़े अपने थाने की तरफ। ये ना जब हम लाहौर हाई कोर्ट से इसे ला रहे थे ना, तो अब हुआ ये कि जैसे कि हमें पता था कि ये प्लान हो गया कि वो इस तरह का, अब उन्हें पता, उसके साथियों को पता है कि, और उनको वो पीछे से बता रहा है कि अब ये यहाँ से गुजरा है, यहाँ से गुजरा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है, शेखुपुरा क्रॉस कर लिया। और वो मौके पे उन्होंने उसके साथी जहाँ पे उन्हें बेहतर लगता था कि वो हमसे छीन सकते हैं, और उन्हें पता यानी कि वो ला रहे हैं, हमने छीनना है, तो वो फर्रुखाबाद से जब आगे हम आए तो उसमें उन्होंने इतना खतरनाक और शदीद किस्म का वो हम पे हमला किया। अच्छा। हाँ, जिसपे काफी मेरे जवान जख्मी हुए, और लेकिन हमने उसका मुकाबला किया। उस मुकाबले में ये भाग तो गया, बल्कि भाग के इसने खुद भी फायरिंग हम पे शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, इससे फायरिंग करता हुआ ये भागा वहाँ, लेकिन हमारे मुलाजिम काफी जख्मी हुए थे। इस तरह का कोई होशदारी भागता है या कोई बहुत ज्यादा वो जिसके लिए पुलिस उसे ढूंढ रही होती है, तो वो कोशिश करता है कि उस इलाके से बहुत दूर चला जाए। सही। लेकिन ये इतना कोई खतरनाक इश्तारी था कि ये रहता भी फिर चला छनीवीर का में था, तो हमें भी इतला मिल गई थी। फिर 2 दफा 3 दफा मैंने इस पे हमारी यानी कि रेड भी किए, फिर हमारे फायरिंग भी हुई, मुकाबले भी हुए, लेकिन उसमें भागता रहा। लेकिन ये है कि इसने इसकी कोशिश थी, मुझे धमकियां भी दे रहा था कि इसकी कोशिश थी कि मैंने ये बदला लेना रियाजबाद से, इसने मुझे पकड़ा क्यों, ये पहले तो वो कोशिश था, उसकी कोशिश थी कि ये वो मुझे किसी मुकाबले में वो मारना, ज़ाहिर है वो भी अपना बदला हाँ पूरा वो मारा जा रहा था चाहता था। उसने अपने साथी भी ऐसे बुलाए हुए थे, तो हमारे वो मुकाबले हम उसकी गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे, वो मेरा अपना मुकाबला वो उसमें बदला लेने के कर रहा था। तो चल रहे थे हमारे इस तरह मुकाबले, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी के लिए। जहाँ जहाँ हमें इतला मिलती थी कि वहां पे हम रेड कर रहे थे। फिर एक वो तारीख थी 10 अगस्त 2004, रात का टाइम था, 10-11 बजे का हमें इसकी इतला मिलती है कि ये फर्रुखाबाद मेरे साथ ही थाना खानका डोगरा जब खत्म होता तो वो सदर का इलाका शुरू हो जाता। सही। तो वहां पे सच्चा सौदा एक जगह, उसके पास इसकी इतला मिलती है कि वहां पे ये मौजूद है, इसके साथी भी मौजूद है, और उसके पास भारी असला, काफी ज्यादा असला मौजूद है। तो इस इतला पे फिर हम वहाँ पे रेड करते हैं। मेरे साथ मजीद नफरी भी होती है, एलीट फोर्स। फिर मैंने अपने अफसरान को बतलाया कि ये इसकी इतला मुझे मिली है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ।
تو مختلف انہوں نے مزید نفری بھی بھجوائی. صحیح. تو وہاں پہ ہمارا یعنی کہ پھر وہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو مقابلہ ہوتے 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 وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر وہ وہاں سے سچے سودے سے جہاں پہ ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ادھر ایک گاؤں تھا, شاید وہ اس کا نام ملیاں کے اس طرح کا نام تھا, وہاں پہ ایک سکول تھا, اس میں داخل ہو جاتا ہے یہ. اب ان کے پاس پھر وہ محفوظ جگہ ہو جاتی ہے وہ سکول, اور سکول سے ہی ہم پہ فائرنگ کر رہے تھے. تو پھر فائرنگ کرتے 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 ہم بھی کر رہے تھے جوابی فائرنگ, نفری بھی آ گئی تھی کافی. صحیح. تو مختلف پریس والے جن کو سسٹم اطلاع مل کی تھی وہ بھی پہنچ گئے تھے, میڈیا پہنچ گیا, میڈیا بھی پہنچ گیا تھا. تو اس میں فائرنگ کرتے 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 ہمارا سامنا یہ مقابلہ ہمارا ہو رہا تھا. اس دن کی جو اس مقابلے کی جو فائرنگ اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو میں اس طرح کہوں گا کہ اس رات ہم نے یعنی کہ موت کے اتنے قریب بار بار دیکھا کہ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ہم نے مر جانا, ابھی ہم نے مر جانا, ابھی ہم نے مر جانا. میں اپنے ساتھیوں کا مورال بلند کرتا تھا, تو ان کو پھر ایک ٹیکنیکس یعنی کہ اس طرح استعمال کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ کے اس کا جواب دے رہے تھے. بڑی بات ہے. ہاں, تو وہ اس میں یہ ہے کہ فائرنگ وہ ہم پہ اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے اس نے ہم سب کو مار دینا ہے. جی, میں جب اندر گیا تھا تو وہ زخمی تھا, ہم نے اسے کوشش بھی کی کہ اس کو ہسپتال بھیجیں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو کیوں بھاگا تھا. اچھا. یعنی کہ وہ جو کسٹڈی سے بھاگا تھا میری یعنی کہ میرے ڈپارٹمنٹ سے مجھے بڑی یعنی کہ کنسلٹ بھی ہوئی تھی, اور افسران کی طرف سے ایک کہ یہ بھاگا کیوں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو بھاگا کیوں تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میں بھاگا اس لیے تھا کہ تجھے قتل کرنا. اچھا. تو میں نے کہا سچ بول رہا ہے. انہوں نے کہا سچ بول رہا ہوں, جب بلکہ میرا استاد کہتا ہوتا ہے کہ جب موت کا سایہ سر پہ ہو تو بالکل سچ بولنا چاہیے, لہذا سچ ہے. مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف اتنے دن, یہ جتنے دن میں تھانے میں ہوں نا بر ریمانڈ, اس کے بعد میں جیل میں جب جاؤں گا تو صرف 3 مہینے رہوں گا. اچھا. تو 3 مہینے کے بعد میں نے چلے جانا ہے. میں نے کہا تم بھاگ جاؤ گے, تو کہنے نہیں بھاگوں گا نہیں, میں خود ہی کہ میری ضمانت ہو جائے گی. میں نے کہا کس طرح, تیرے تو 39 قتل ہیں, اور بلکہ تو 100 کے تو نے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے. تو اس طرح 3 سے وہ تو تقریباً 90 دن بنتے ہیں, اتنے تیرے مقدمات ہیں. تو پورے پاکستان میں 600 کے قریب تیرے خلاف درج شدہ مقدمے ہیں. مرڈر کے اتنے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو 39 ہے نا یہ مرڈر کے. اچھا اچھا. باقی پولیس انکاؤنٹر دوسرے یہ وہ تو ایک الگ کہانی, وہ ایک الگ. تو بڑی اس نے دلچسپ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جیل میں بھیجنا ہے نا تو ٹرائل شروع ہونا ہے. تو جب ٹرائل شروع ہونا ہے نا تو صرف ایک مقدمے کے مدعی میں جب آ کے میرے خلاف شہادت دینی ہے, اور یا اس کے ساتھ کوئی 1-2 شاتی ہوں گے, بس وہ تینوں نے قربانی کا بکرا بننا ہے. تو میری ساتھیوں نے آ کے انہیں کورٹ سے نکلتے ہوئے مار دینا. اچھا. ہاں, جب وہ تینوں مر جائیں گے نا تو پھر میرے خلاف کسی نے نہ وکیل نے آنا ہے شہادت دینی کسی مقدمے کی, اور نہ کسی مدعی نے آنا ہے, نہ کسی نے شہادتی نے آنا ہے. لہذا جب کسی نے آنا ہی نہیں پھر میں نے تو باہر آ ہی آنا. ہاں, اس سے میں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. تو ایک بات اس نے جو مجھے کہی تھی نا, اس نے کہا تھا کہ اکثر لوگ جو یعنی کہ جو پہلے قتل وغیرہ کر رہے تھے اس میں بچے اور عورتیں دشمن دار کوشش ہوتے کہ نہ مرے ان کی. اچھا. تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام اس لیول کا مشہور ہو جائے, اس لیول کہ لوگ کہیں کہ حافظ ہی واحد وہ بندہ ہے کہ وہ پورا خاندان تباہ مار سکتا ہے. یعنی جس میں ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بچی ہے, معصوم ہے, شیر خوار ہے, تو وہ سب کو مار سکتا ہے. تو واحد حافظ ایک نام, تو جس نے اس طرح کا پورا خاندان مارنا ہے وہ میرے ساتھ آگے رابطہ کریں گے. تو جب یہ معاہدہ ہوا تھا نا کہ تو اس میں ہم 2-3 دفعہ ریکی کرتے رہے, تو
3 4 5 बंदे मरते थे, बच्चे वगैरह मरते थे, लेकिन बाद में उसने कहा कि वो मेरा दिन अच्छा आ रहा है कि वो उनके घर में वो शादी आ गई है। तो फिर हमने एक प्लान किया, प्लान के बाद उसने वो यानी कि जिसमें उनकी इतला के मुताबिक अभी इस जगह पे भी 30 बंदे मरने थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो 22 बंदे, चलो कुछ की जिंदगी अल्लाह ने बचाई, तो 22 बंदे एक जगह पे इसने वो कत्ल किया था। यानी कि किराए के कातिल पे तो ये बहुत मशहूर ही था, और अपने नाम एक इसने पैदा करने के लिए इतना बड़ा इसने जुल्म किया। दहशत फैलाने के लिए। दहशत अपना, यानी कि एक मैं ही हूँ वो कि जो इस तरह का इससे बड़ा जुल्म कर। और वाकई सही बात भी है कि मैंने भी नहीं इतना, यानी कि दुश्मन में मैं देखा सुना है अपनी लाइफ मरते हुए, हमने कई मौके पे गए हैं, 2 4 5 बंदे चलो है ना, लेकिन इस तरह का पूरा पूरा कबीला जिसमें उनके रिश्तेदार, बिल्कुल बुजुर्ग, माए बहने सब आ रही हैं, और उनका फैसला कर रहे हैं कि इनको सबको मारना है। ओहो। तो यकीन जाने कि मैं 2 4 दफा उसके साथ भी गया, तो उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि वो ऐसा फील करे कि इसको कोई शर्म आ रही हो। नहीं, वो तो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल feel होता साफ था। आदमी था। बल्कि जैसे जैसे उसके ज़हन में कि तो इस तरह का था कि शायद मुझसे अभी ये थोड़े मरे, ओह यानी कि उसकी अल्लाह। फीलिंग्स ऐसी थी। अल्लाह। जालिम किस्म का इंसान था वो, एक जालिम इंसान तो लफ्ज छोटा है, ये दरिंदा ही था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने इंटेरोगेशन में जब यानी कि ना मेरे पास तो रहा ना रिमांड पे, तो रिमांड पे उस दौरान इंटेरोगेशन इतने जुल्म की एक जो उसने दास्तानें वहाँ पे वो इंकशाफ में लिखवाई, और बाकी वो सही थी। अच्छा। यानी कि कोई कोर्ट से निकल के है तो वहां मार रहा है, दुश्मनी, यानी कि लोगों ने पैसे दिए। एक तो एक इसने हुआ, जैसे देखे ना, एक बंदा उसने फैक्ट्री का मालिक था, जो उसने बताया, तो उसने एक मुलाजिम को रखा, मुलाजिम को उसने अच्छा खासा ट्रेंड कर दिया, लेकिन उसने कुछ इस तरह किया कि कुछ चीजें मुलाजिम के नाम करवा दी, जैसे अकाउंट्स होते हैं या इस तरह का कोई और भी चीजें थी। तो वो उस मुलाजिम ने इसके साथ रब्ता किया। अब आपने जुल्म देखना, तो उस मुलाजिम ने इससे रब्ता किया कि मैं इस मिल पे, इस फैक्ट्री पे, जो कि करोड़ों रुपए की थी, इस फैक्ट्री का मैं मालिक बनना चाहता हूँ। तो वो एक ही तरह इस तरह हो सकता है कि ये सारे मरे। ओहो। तो उसने वो बच्चों को उसने मारना था साथ, उसने इसको भी इसके यानी कि मालिक को भी, प्लस इसके ये बच्चों को भी, उसकी बीवी को भी। फिर वो दिन उसको एक जुम्मे वाला दिन था कि जुम्मा ये पढ़ने जाते हैं, जुम्मा पढ़ के निकलते हैं, बीवी भी साथ जाती है, 2 बच्चे होते हैं और वो खुद होता है, 5 चारों निकल रहे हैं, इसने मार दी। और वो फैक्ट्री का मालिक अभी भी है, और उन्होंने वो पर्चा डकैती का कराया। इस तरह की बहुत स्टोरी थी वो, जो जुल्म, हाँ, जो उसने बताई थी। इंतहा का जुल्म। उसके जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत इसके साथी भी बहुत खतरनाक किस्म के गैंगस्टर थे। उन्होंने भी काफी पुलिस मुकाबले किए हुए थे, काफी मुकदमात वो मतलूब थे। उन्होंने वही काम किया कि इसके मरने के बाद जहां जहां हम जाते थे वो हम पे हमला करते थे। अच्छा। हाँ, तकरीबन 6-7 दफा तो अफसरान ने मुझे बहुत ज्यादा नफरत भी दी हुई थी। एलीट फोर्स मेरे थाने की, जहां मेरी रहायश भी थी, वहां पे लेफ्ट राइट छत पे भी रात नफरी होती थी। सही। हिफाजत, थाने की हिफाजत के लिए भी, मेरी भी हिफाजत थी, थाने में होता था। तो वो हम पे तकरीबन, जैसे मैंने कहा, 6-7 दफा हमारा मुकाबला हुआ, हमारे मुलाजिम जख्मी हुए, हमारी गाड़ियों पे फायर लगे। इतनी प्रोटेक्शन हाँ। के बाद भी जब ये लोगों ने देखा ना, कि प्रेस वालों ने, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने यानी कि एक तकरीब की थी, तो मुझे वो तकरीब भी अभी तक याद है। उसमें भी उन्होंने जब तकरीब की थी, तो जो वो तकरीर करने वाले थे ना मुअज़्ज़िन, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हाफिज जो कि 39 अफराद का कत्ल या मारा, पुलिस मुकाबले में मारा गया है, तो इसके साथी वो यानी कि इंस्पेक्टर रियाज अब्बास चाहते हैं कि इसको मार दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, यानी कि पुलिस अफसरान ने तो कहा, नफरी भी मेरे साथ थी, बिल्कुल। तो अवाम ने भी कहा था कि हम आपके साथ हैं,
हम पहरे देंगे, वाह। हम आपको हिफाजत करेंगे। ये तो तो अभी भी वो रिकॉर्डिंग भी मेरे वाह, पास वाह, मौजूद है उस वाह। तकरीब में, तो उन्होंने नारे भी मारे। वाह। तो वो उन्होंने इसलिए कि उन्होंने समझते कि मैंने कुछ वो मेहनत की थी, इस मदद में ये मारा गया। मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने में मैं ये जो इस थाने में मैं आया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी थी, तो शुक्र।